अरे बच्चे, लास्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, ठीक है। और स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन में मैंने आपको बहुत सारी बातें बताई थी, ठीक है। नोट्स में आप पढ़े होंगे, वहां पे पूरा थ्योरी लिखा हुआ है ना। कुछ बातें समझ में आई होगी, हो सकता है कुछ बातें डाउट भी रह गई होगी, कोई बात नहीं है। मैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन को एक बार फास्ट रिवाइज करा रहा हूँ, बस फास्ट के वो इसलिए कराएंगे क्योंकि अभी आगे और कनेक्टिविटी बढ़ेगी उससे, ठीक है। तो स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन हम उम्मीद करते हैं कि आप एनसीईआरटी वाला डायग्राम देखे होंगे, है ना। और वही डायग्राम आता है नीट में, जब लेवलिंग करने के लिए पूछ लेता है एग्जाम में। और जब आपसे अगर बोर्ड वाले बच्चे, अगर आपसे पूछा जाए बोर्ड वगैरह कोई एग्जाम में, तो वहां पे आपको डिटेल डायग्राम बनाना है। सिर्फ एनसीईआरटी वाले डायग्राम बनाने से काम नहीं चलेगा। लेकिन मैं अभी आपको एनसीईआरटी वाला डायग्राम रिप्रेजेंट करा के उसमें सारी बातों का मैं एक बार जल्दी से रिवीजन कराता हूँ। एनसीईआरटी वाला डायग्राम मैं आपके सामने ला रहा हूँ, देखिए। ये आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ था, राइट। आपने इसको पढ़ा भी होगा, देखा भी होगा, और बहुत बातें आपने इसमें समझा भी होगा, ठीक है। मैंने कहा था कि भाई एक न्यूरॉन का 3 पार्ट होता है। ये वाला पोर्शन जो आपको दिख रहा है, दिस पोर्शन इज कॉल्ड एज साइटोन। इसी को कहते हैं सेल बॉडी और इसी को कहते हैं साइटोन। और उसी के अंदर ये वाला पार्ट न्यूक्लियस है, देख रहे हो, ये न्यूक्लियस। मैंने कहा था साइटोन ही मेन पार्ट होता है न्यूरॉन का, क्योंकि न्यूक्लियस यहीं पर लोकेटेड है। और मैंने ये भी कहा था कि सेल का सेंटर न्यूक्लियस कहलाता है, ठीक है। ऐसा मत बोलना कि पूरा सेल उसका सेंटर यहाँ पे हुआ, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सेल का सेंटर न्यूक्लियस को कंसीडर करते हैं, क्योंकि सारा एक्टिविटी वहीं से कंट्रोल हो रहा होता है, ठीक है। अब मैंने कहा कि ये सेल था, यही सेल था पहले, लेकिन इसने अपने मेम्ब्रेन को धीरे धीरे क्या कर लिया, एक्सटेंड कर लिया एक तरफ, ऐसे यूं। और इस पूरे लंबे पोर्शन को हमने क्या बोला, एक्सोन बोला भाई साहब। और वो लास्ट में जाके हर एक्सोन का हर मतलब कि कई सारा ब्रांच निकला, ये देखिए, ये देखिए, ये। और हर ब्रांच को क्या बोलते हैं हम लोग, देखिए ये लिखा क्या है, एक्सोन टर्मिनल। एक्सोन टर्मिनल का ही नाम है टीलोडेंड्रिया। तो जो लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि एक्सोन टर्मिनल कुछ और है क्या, अरे नहीं, याद कीजिए कल मैंने लिखा था टीलोडेंड्रिया के बारे में, इट इज द एंड ऑफ एक्सोन। और एंड ऑफ एक्सोन को ही तो एक्सोन टर्मिनल बोलोगे यार। तो एक्सोन टर्मिनल इज नथिंग, इट इज टीलोडेंड्रिया। हाँ, टीलोडेंड्रिया जाके लास्ट में एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है, ये देखो। और हर बल्ब को क्या बोल रहे हैं, सिनेप्टिक नोब। सिनेप्टिक नोब के अंदर यहाँ पे सिनेप्टिक वेसिकल नहीं दिखाया। ये सारी बातें मैंने आपको बताया था। फिर मैंने कहा था कि भाई साहब ये जो होता है ना, ये साइटोन वाला पार्ट, इससे कई सारा पार्ट ऐसे ऐसे बाहर निकला होता है, ये देखो, ये वन। और इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं भाई, डेंड्राइट्स बोल रहे हैं। ये सारा पार्ट मैंने बताया था, कुल मिला के 3 पार्ट होता है एक न्यूरॉन का। ये डेंड्राइट्स, डेंड्रॉन, डेंड्रॉन लिखा हुआ है इसमें, नहीं लिखा है कोई बात नहीं है। इसमें डेंड्रॉन ये वाला पार्ट है, ये जो पार्ट आप देख रहे हो, ये जो सेल बॉडी से डायरेक्ट ओरिजिनेट हो रहा है ब्रांच बनाने के लिए, बाहर निकल रहा है प्रोसेसेस के तौर पर, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, डेंड्रॉन। और जो डेंड्रॉन से बाहर निकला, ये उसको क्या बोला हमने, डेंड्राइट्स। तो ये सब बात हम कर चुके हैं। अच्छा, बच्चों के बीच में कंफ्यूजन हो रहा है, वो कंफ्यूजन क्या है, बच्चे कह रहे हैं सर नोट्स में या फिर कई जगह ऐसा बुक में लिखा है कि सेल प्रोसेसेस, क्या लिखा है, ऐसे लिखा है कि सेल प्रोसेसेस में 3 चीजें, और वो क्या क्या लिखा है, एक लिखा है डेंड्रॉन, एक लिखा है डेंड्राइट्स, और एक लिखा है सर एक्सोन। मगर सर आप तो बोलते हो कि सेल प्रोसेस में केवल ये दोनों चीजें आती है। हाँ, देखिए ये इतना बड़ा, पता है एक्चुअल में हुआ क्या, कि ये जब सेल था ना, ये सेल का ये भी पहले प्रोसेस से निकला डेंड्रॉन की तरह, देखो ना डेंड्रॉन की तरह ही तो निकला। लेकिन फिर इतना लंबा हो गया कि उसको अब हम सेल प्रोसेसेस में काउंट नहीं करते हैं, उसको एक्सटेंशन ऑफ सेल कहते हैं। लेकिन एज पर ऑप्शन, यदि एक्सोन को सेल प्रोसेसेस में काउंट करना पड़े तो कर लेना, लेकिन इसको इनफैक्ट लॉजिकली सेल प्रोसेसेस में काउंट नहीं करते हैं। कई जगह करते भी हैं, वो सब सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि डिमांड क्या है क्वेश्चन की, ठीक है। हाँ, ये बात है कि इसका मेन पार्ट तो क्या है, सेल बॉडी साइटोन, जिसको बोलते हैं सेल बॉडी। सोमा उसी को बोलते हैं, पेरिकार्डियन उसी को बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें मैंने तो आपको कल बता दिया था, बस ये कंफ्यूजन वाला बात मैंने बोल दिया कि कई बार सेल प्रोसेसेस में एक्सोन को काउंट कर लेते हैं और कई बार नहीं करते। मैं आपको एक बात बताऊं, सेल प्रोसेसेस के नाम पे पहली बार, ये शब्द बाद में निकला, ये शब्द बाद में निकला, पहले यही निकलता है, पहले यही निकलता है। जब सेल का मैच्योरेशन हो रहा होता है तो पहले यही निकलता है, और ये एक्सटेंड करता चला जाता है, इसीलिए और फिर अदर सारे सेल प्रोसेसेस निकलते हैं। और अदर सारे सेल प्रोसेसेस जो निकले उसका नाम हमने रख दिया डेंड्रॉन, जो छोटे छोटे ही रह गए, और जो लंबा हो गया उसका नाम एक्सोन रख दिया। तो अब उसको सेल प्रोसेसेस
कि काउंट में कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, इस पर ऑप्शन लॉजिकली नहीं करते हैं, बोलते हैं एक्सटेंशन ऑफ सेल, ठीक है। और ये पार्ट बाहर डेंड्रॉन निकला है, क्योंकि वो डेंड्राइट्स निकला है, क्योंकि वो डेंड्रॉन से बाहर निकला, तो वो भी सेल प्रोसेस ही है, ठीक है। तो ये सब बातें मैंने आपको बता दिया था। अब मैंने कहा कि अगर आप गौर से देखेंगे तो इस साइटोन के अंदर आपको ग्रे कलर का कोई दाना दाना जैसा दिखेगा। ग्रे कलर का होता है, ध्यान रखिएगा, ग्रे कलर का होता है दाना। बेसिकली वो क्या है, आर का टुकड़ा है। निसिल साहब ने देखा था, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, निसिल्स बॉडी। अब निसिल्स बॉडी को या निसिल्स ग्रेन्यूल्स को कई बार अदर जगह अदर बुक में लिखा हुआ है टिग्राइड बॉडी। क्या लिखा है, टिग्राइड बॉडी, इसी का नाम है। याद रहे तो ठीक है, याद रख लीजिएगा, नहीं तो निसिल्स ग्रेन्यूल्स फेमस नाम, ठीक है। लेकिन कई बार आपको कंफ्यूजन क्रिएट करेगा टिग्राइड बॉडी लिख के, वही निसिल्स ग्रेन्यूल्स का ही दूसरा नाम है टिग्राइड बॉडी। चाहे तो आप लिख सकते हैं अपने नोट्स में या फिर जो भी। इसके बाद मैंने आपको कहा था कि भाई साहब ये वाला एरिया आप देखो, कौन वाला मैं बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। देखो ये वाला पार्ट आगे डायमीटर यूनिफॉर्म है, देख रहे हो, एक्सोन का पूरा यूनिफॉर्म डायमीटर है। लेकिन ये वाला पार्ट आप देखो, लगता है जैसे पहाड़ जैसा एकदम ऐसे निकला हुआ, ऐसे निकला हुआ, नहीं लग रहा। पहाड़ को क्या बोलते हैं, हिलॉक भी बोलते हैं, पहाड़ को नहीं बोलते हैं हिलॉक पोर्शन, हिलॉक उभार। तो मैंने कहा इस वाले पार्ट को, जहां से साइटोन के उस पार्ट से जहां से एक्सॉन निकल रहा है, उसको आप एक्सॉन हिलॉक बोलिए, सिखाया था कल। और एक्सॉन हिलॉक पे यहाँ पे मेनी क्या होता है, बहुत सारा यहाँ पे सोडियम गेटेड आयन चैनल होता है, मतलब सोडियम आयन चैनल होता है, यूं बोलो, जहां पर से सोडियम अंदर जा सकता है। ये सब बात मैंने कल आपको सिखाया था। फिर मैंने कहा था कि भाई साहब देखिए, होता ये है कि जो लास्ट वाला पोर्शन है, जहां जाके ब्रांच बनता है टीलोडेंड्रिया, दिस वन इज टीलोडेंड्रिया, दिस वन इज टीलोडेंड्रिया, 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 कई सारे टीलोडेंड्रिया, वहां तक जो फ्लूइड रहता है, यहां से लेके यहां तक जो फ्लूइड रहता है, उस फ्लूइड को अंदर में जो हम उसको बोलते हैं एक्सोप्लाज्म। लेकिन यहाँ जो फ्लूइड है उसको हम बोलेंगे न्यूरीप्लाज्म, क्योंकि खास सेल है, ड्यू टू प्रॉपर्टी ऑफ एक्साइटेबिलिटी एंड कंडक्टिविटी, ये खास सेल है। तो इसको हमने क्या बोला भाई, कि इसके खास साइटोप्लाज्म को हमने बोला न्यूरीप्लाज्म। लेकिन जो एक्सोन वाले पोर्शन में उसको हमने बोला एक्सोप्लाज्म। अंतर है दोनों में। एक्सोप्लाज्म में निसिल्स ग्रेन्यूल्स बिल्कुल भी नहीं होता है, जबकि वहां निसिल्स ग्रेन्यूल्स होता है। इसके अलावा मैंने आपको सिखाया था कल कि इसमें कई सारे क्या होते हैं, न्यूरोफाइब्रिल होते हैं, याद है। न्यूरोफाइब्रिल ज्यादा होता है किसमें भाई, एक्सोप्लाज्म में। टेंसाइल स्ट्रेंथ भी देता है और इंटरनल कंडक्शन के लिए जिम्मेवार है। एक्सोप्लाज्म के अंदर अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है उसके लिए जिम्मेवार है न्यूरोफाइब्रिल, एक प्रकार का इंटरमीडिएट फिलामेंट है। और ये इंटरमीडिएट फिलामेंट साइटोस्केलेटन, सेल में भी बताया था। फिर मैंने कहा कि जो एक्सोप्लाज्म में है माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होता है, वो एक एंजाइम रखता है जिसका नाम है एसिटाइलकोलिन ट्रांसफेरेज। वो एक केमिकल बनाता है न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन, और बैग में पैक करके उसको भेज देता है कहाँ, साइनेप्टिक नोब में। उस बैग को बोलते हैं साइनेप्टिक वेसिकल। उसके अंदर होता है साइनेप्टिक, उसके अंदर होता है न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन। ये बात मैंने आपको कल सिखाया था। ये सारी बात मैं बस जस्ट रिकॉल करा रहा हूँ आपको, मैंने क्या क्या सिखाया था। फिर उसके बाद मैं जो आपको लॉजिकल बात बोल रहा था, आप वो गौर कीजिएगा, ठीक है। मैं लिख रहा हूँ, गौर कीजिएगा। ये काली वाली मेम्ब्रेन, दिस वन इज एक्सोलीमा। कंफ्यूजन है तो आज क्लियर कर लीजिए। दिस वन इज एक्सोलीमा। सुमन ध्यान से सुनेगा, कल तुम इसी में कंफ्यूज हो रहे थे। ये वाली काली वाली, तो अगर मैं बोलूं कि क्या है एक्सोलीमा, तो लो मैं लिख देता हूं अगर कंफ्यूजन है तो। इट इज सेल मेम्ब्रेन ऑफ, सेल मेम्ब्रेन ऑफ एक्सोन पार्ट ऑफ, एक्सोन पार्ट ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन की एक्सोन पार्ट की जो सेल मेम्ब्रेन है उसी को बोल रहे हैं एक्सोलीमा। सेल मेम्ब्रेन है वो, न्यूरॉन का ही सेल मेम्ब्रेन, लेकिन एक्सोन पार्ट का, ठीक है। बच्चा बोलता है सर साइटोन वाले सेल मेम्ब्रेन को क्या बोलेंगे, उसको भी एक्सोलीमा ही बोल देते हैं, लेकिन वो बहुत कम पोर्शन होता है, बहुत छोटा पोर्शन होता है एक्सोन की तुलना में, ठीक है। अब समझिएगा आप, ये वाला एक सेल गौर कीजिए जो बाहर बाहर ऐसे रखा हुआ है, ये गौर कर पा रहे हैं, ये एक पूरा सेल है, घेरा हुआ है उसको, ऐसे कई सारे सेल है, उसका न्यूक्लियस भी आपको दिख रहा होगा। ये एक एक सेल का नाम है स्वान सेल। इस पूरे सेल का नाम क्या है, स्वान सेल। देखो यहाँ लिखा भी है, इस पूरे सेल का नाम क्या है, स्वान सेल, ठीक है जी। लेकिन अब आप गौर कीजिएगा मैं क्या बोलने वाला हूँ। अरे यार क्या हुआ, अब आप गौर कीजिएगा मैं क्या बोलने वाला हूँ। ये वाली मेम्ब्रेन देखिए, कौन सी, ये वाली,
कितनों को समझ में आ गया? ब्लैक है और ये वाला जो मैंने यहाँ से लिया वो यहाँ से लिया है। इस मेम्ब्रेन को बोलते हैं न्यूडिलिमा। क्या बोलते हैं इसको? न्यूडिलिमा। तो अगर आपसे कोई पूछे क्या है न्यूडिलिमा, तो इसके बारे में बोलेंगे यह भी सेल मेम्ब्रेन है, मगर किसका है? सेल मेम्ब्रेन ऑफ स्वान सेल। ये स्वान सेल की सेल मेम्ब्रेन है। और स्वान सेल एक प्रकार का न्यूरोग्लियल सेल है, मैंने कल भी बताया ये बात, आज पढ़ेंगे भी इसके बारे में। ये एक प्रकार का न्यूरोग्लियल सेल है, ये भी न्यूरॉन से, मतलब कि ये भी नर्वस टिश्यू ही है, नर्वस सेल ही है, लेकिन ये न्यूरोग्लियल है, न्यूरॉन नहीं है। ये न्यूरॉन पर आके बाइंड कर गया है। अब आप गौर कीजिए, सारे स्वान सेल आपस में ऐसे कनेक्टेड वे में जुड़े हुए हैं, सभी को दिख रहा होगा, दिख रहा है? ऐसे कनेक्टेड वे में जुड़े हुए हैं कि सभी की न्यूडिलिमा कनेक्टेड हो गई। ये देखिए, इधर देखिए, देखिए जुड़ा हुआ है इसके न्यूडिलिमा इससे से, अगले से जुड़ा हुआ है। तो क्या ये न्यूडिलिमा एक कंटिन्यूअस लेयर है? यस और नो? देखिए गौर कीजिए, स्वान सेल एकदम कनेक्टेड है, तो न्यूडिलिमा एक कंटिन्यूअस लेयर हो गया भाई साहब। हाँ, न्यूडिलिमा एक कंटिन्यूअस लेयर हो गया। आप गौर कीजिए, एक्सोलिमा भी कंटिन्यूअस लेयर है। एक्सोलिमा तो एक ही सेल का पूरा मेम्ब्रेन है। लेकिन अब जो मैं खास बताने जा रहा हूँ, देखिए इस डायग्राम में वो पिंक कलर से दिखाया है, मैं व्हाइट कलर से दिखाता हूँ। चलिए ये देखिए, ये कुछ दिख रहा है? व्हाइट से दिखाऊंगा तो आपको दिखेगा नहीं, चलिए इस कलर से दिखाता हूँ। देखिए, दिख रहा है? गौर से देखिएगा, गौर से सभी लोग देखते चलिए, दिख रहा है? इसका न्यूक्लियस दिखाना भूल गया एनसीईआरटी वाला, कोई बात नहीं, हर स्वान सेल में अपना एक न्यूक्लियस है। ये जो दिख रहा है इसको बोल रहे हैं बच्चे हम लोग माइलिन शीथ। ये क्या है? माइलिन शीथ है, MYLEIN, MYELIN, माइलिन शीथ है। ये क्या बच्चे? माइलिन शीथ है। अब आप बोलेगा सर माइलिन शीथ क्या है? तो बच्चे कल कंफ्यूज हो रहे हैं, डाउट भेज रहे थे क्लास के बाद। मैंने आपको कल बोला माइलिन शीथ एक प्रकार का फास्फोलिपिड है भाई साहब, फास्फोलिपिड। उसमें भी स्फिंगोलिपिड, याद आया? जिसमें स्फिंगोमाइसिन होता है, याद आया? ये स्फिंगोलिपिड है। स्फिंगोलिपिड एक प्रकार का लिपिड है, फास्फोलिपिड। बच्चे कल मुझे मैसेज कर रहे हैं, सर नोट्स में लिखा है बायोमोलिकुल्स में कि नर्व में, ऐसा लिखा हुआ है कि नर्व में पाया जाता है ग्लाइकोलिपिड। भाई साहब मैंने ये जरूर बोला है नर्व में पाया जाता है, लेकिन मैं ये कतई नहीं बोला कि माइलिन शीथ में पाया जाता है। मैंने तब भी बोला था बायोमोलिकुल कि नर्व एक अलग चीज है, वो मैं आपको बताऊंगा, आज भी बताऊंगा, कल भी बताऊंगा। नर्व कलेक्शन होता है न्यूरॉन्स का, ठीक है? और ये माइलिन शीथ एक न्यूरॉन के बाहर चादर है, और दोनों जगह मटेरियल अलग अलग है। यहाँ माइलिन शीथ में फास्फोलिपिड है, और जो न्यूरॉन का कलेक्शन होता है जिसको नर्व कहते हैं हम लोग पीएनएस में, उसके अंदर है आपका ग्लाइकोलिपिड। हाँ, वहां ग्लाइकोलिपिड है। कितनों को बात याद आ गया कि मैंने ऐसा कुछ बोला था बायोमोलिकुल में? हाथ खड़ा कीजिए तो। कितनों को ये बात याद आ गई, बायोमोलिकुल में मैंने ऐसा बोला था? मैं तभी घर पर से क्लास लेता था। अब बच्चे अभी भी कंफ्यूज हो रहे हैं, तो कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। माइलिन शीथ एक प्रकार का फास्फोलिपिड है तो है। हाँ, अब देखिएगा गौर से, अगर मैं आपसे अब बोलूं यहाँ पे, कहा गया सुमन, 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 अब मैं इस पूरे एरिया को एक डब्बा में घेर रहा हूँ, ठीक है? ऐसा कैसा है डब्बा? अब मुझे बताओ इस डब्बा में सबसे बाहर की लेयर कौन है? सर न्यूरोलिमा। न्यूडिलिमा। आउटर मिडिल में कौन है? सर मिडिल माइलिन शीथ। मिडिल में है। और सबसे अंदर में कौन है? तुम गलत बताए हो, तुम गलत बताए हो, गौर से देखो। सबसे बाहर कौन है? न्यूडिलिमा। अरे भाई साहब अभी भी तुम कंफ्यूज हो। दिस इज न्यूडिलिमा और दिस इज एक्सोलिमा, और बीच में माइलिन शीथ। अब बोलो। यस। हाँ अब बोलो, सबसे बाहर न्यूरोलिमा। न्यूडिलिमा, और सबसे अंदर ये देखो एक्सोलिमा, यहाँ पे, यहाँ ये एक्सोलिमा है। सबसे अंदर एक्सोलिमा, और मिडिल में कौन है? माइलिन शीथ। तो ये वाला, ये पोर्शन आपको समझ में आना चाहिए, ये आगे भी काम आएगा, ठीक है?
तो ये वाला बात, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर किन्हीं को अभी भी कंफ्यूजन है कि एक्सोलीमा, माइलिन शीथ, न्यूरिलीमा कहाँ कैसे, दिन भर कंफ्यूज रहते हैं, अभी भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपने नोट्स में अपने भाषा में लिख लीजिएगा, मैंने लिख दिया है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब आगे हम आपसे बात करते हैं कि भाई साहब अब आप गौर कीजिए, कई जगह ऐसा जगह है, देखिए गौर से, यहाँ पे मैंने कहा ये माइलिन शीथ बन गया भाई साहब, मैंने कहा यहाँ पे भी माइलिन शीथ बना है, गौर कीजिए यहाँ पे भी बना है, ऐसे ऐसे बनता जा रहा है, ठीक है। लेकिन ये वाला वो जगह है, यहाँ गौर कीजिए, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वो जगह है, यहाँ पे इधर भी ये वो जगह है जहाँ माइलिन शीथ नहीं है, दिख रहा है ना सभी को। और इसी जगह को एनसीईआरटी ने नोड ऑफ रेनवियर बोला हुआ है, देखिए बोला है ना, नोड ऑफ रेनवियर। रेनवियर साहब ने देखा था, उन्होंने बताया था इसके बारे में। तो उन्होंने बोला कि ऐसा ऐसा जगह जहां पर न्यूडिलिमा भी है, जहां पर एक्सोलिमा भी है, लेकिन जहां पर क्या नहीं है शिवानंद, जहां पर क्या नहीं है, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो शिवानंद। माइलिन शीथ। माइलिन शीथ यहाँ नहीं है, उस जगह को नोड ऑफ रेनवियर कहते हैं। अब आप जब आप कई बार टेस्ट पेपर सॉल्व करेंगे भारत के अलग अलग बड़े बड़े कोचिंग संस्थानों का, तो उसमें कई बार आपको ऐसा लिखा मिलेगा, पता है क्या लिखा मिलेगा, कि नोड ऑफ रेनवियर में एक्सोलीमा होता है, सुनेगा ध्यान से क्या बोल रहा हूं मैं, एक्सोलीमा होता है और न्यूडिलिमा और माइलिन शीथ नहीं होता है, ऐसा लिखा मिलेगा। बड़े बड़े कोचिंग संस्थानों के पेपर में आपको ऐसा क्वेश्चन मिल जाएगा जब आप सॉल्व करेंगे। अब आप वहां से मुझे कॉन्ट्राडिक्ट खड़ा कीजिएगा कि सर ऐसा तो आपका बात तो यहाँ पे गलत साबित हो रहा है, आप तो कहते सर कि जो नोड ऑफ रेनवियर है वहां एक्सोलीमा भी होता है, न्यूडिलिमा भी होता है और माइलिन शीथ नहीं होता है, तो अब आप वहां क्या चूज कीजिएगा, फंस गए आप तो सुनिए, हकीकत क्या पता है, इनकी भी बातें गलत नहीं है और मेरी भी बातें गलत नहीं, लेकिन जब आपको ये सवाल नीट में आएगा ना, तो आप बातें मेरे अकॉर्डिंग टिक मारेंगे, क्योंकि मैं जो बता रहा हूं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बता रहा हूं, गौर कीजिएगा। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, क्या एनसीईआरटी में न्यूडिलिमा आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, कितने लोगों को दिख रहा है नोड ऑफ रेनवियर पे न्यूडिलिमा, हाथ खड़ा कीजिए जल्दी से, कितने लोगों को नोड ऑफ रेनवियर पे न्यूडिलिमा दिख रहा है, एनसीईआरटी वाला डायग्राम है, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, दिख रहा है ना, मतलब न्यूडिलिमा होता है। तो फिर ये कोचिंग संस्थानों वाले गलत तो नहीं पढ़ा रहे, वो भी सही पढ़ा रहे हैं यहाँ पर, तो वो सही कैसे हैं, तो सुनिए, जब आप मेडिकल कॉलेज जाएंगे तो आपको वैरायटी ऑफ न्यूरॉन से परिचित, मतलब कि आपको परिचय कराया जाएगा वहां पे, तो कुछ ऐसे न्यूरॉन मिलेंगे आपको जहां पर जो स्वान सेल है वो गैप दे दे के बैठा हुआ है, जैसे मान लीजिए कि ये क्या है, एक्सोलीमा पूरा का पूरा एक्सोन वाला पोर्शन है, और मैंने कहा कि चलो भाई स्वान सेल है, तो एक स्वान सेल यहाँ है, तो अगला स्वान सेल यहाँ है, और इस बीच में ये जगह क्या है, नोड ऑफ रेनवियर है, ये जगह नोड ऑफ रेनवियर है, तो यहाँ पे न्यूडिलिमा नहीं है। मैंने कल जो डायग्राम बनाया था उसमें मैंने इसको एक्सटेंड कर दिया था ऐसे, क्योंकि मैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी पढ़ाना चाह रहा था इसलिए, लेकिन जब आप अदर कोचिंग संस्थानों का पेपर लगाएंगे तो आपको ये चीज दिखेगा कि यहाँ पे न्यूडिलिमा, वो भी गलत नहीं पढ़ा रहे, सही पढ़ा रहे हैं, क्योंकि मेडिकल कॉलेज में आपको वैरायटी ऑफ न्यूरॉन मिलेगा ना, इनफैक्ट वो न्यूरॉन है जो अभी फुल्ली मेच्योर नहीं हुआ है, जब वो भी फुल्ली मेच्योर हो जाता है ना, तो वो माइलिन शीथ स्वान सेल ग्रो करते करते एक दूसरे को टच कर ही लेते हैं, तो जो डेवलपिंग न्यूरॉन है जिसके ऊपर अभी स्वान सेल आके चिपक ही रहा है, तो वहां पर आपको नोड ऑफ रेनवियर में न्यूडिलिमा नहीं दिखेगा, लेकिन जब मैच्योर न्यूरॉन हो जाएगा, न्यूरॉन पूरी तरीके से परिपक्व हो जाएगा, फंक्शन करने के लिए मैच्योर हो जाएगा, तो स्वान सेल इतने कंजस्टेड हो जाते हैं कि सारे न्यूडिलिमा आपस में अटैच हो जाते हैं। कितने लोग मेरी बात समझ गए, हाथ खड़ा कीजिए जल्दी से, कितने लोग मेरी बात समझ गए, बस यही बात है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। आप तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ये समझो कि भाई साहब यहाँ पे नोड ऑफ रेनवियर पे न्यूडिलिमा होता है, एक्सोलिमा होता है, माइलिन शीथ नहीं होता है। न्यूडिलिमा हो या एक्सोलिमा हो, दोनों आयन को पैसेज देता है क्योंकि दोनों सेल मेम्ब्रेन, मगर माइलिन शीथ नहीं देता है। इसीलिए अगर आयन को क्रॉस करना है तो आयन यहाँ से क्रॉस नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं, यहाँ से क्रॉस कर सकता है क्योंकि वहां केवल सेल मेम्ब्रेन है, यहां से क्रॉस कर सकता है, यहां से क्रॉस कर सकता है, यहां से क्रॉस कर सकता है, लेकिन बाकी जगह से नहीं कर सकता क्योंकि वहां माइलिन शीथ है, और माइलिन शीथ क्या एक प्रकार का फॉस्फोलिपिड है, और वो आयन के लिए क्या है भाई साहब, इंसुलेटर है, इसीलिए वहां से आयन क्रॉस नहीं कर सकता। तो ऑप्शन आता है
कि विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ न्यूरॉन इज परमिएबल फॉर आयन। ऑप्शन रहता है माइलिन शीथ, ऑप्शन रहता है नोड ऑफ रेनवियर, और ऐसे कुछ बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं। तो आंसर जाता है नोड ऑफ रेनवियर, एक्सॉन वाले पार्ट में बता रहा हूँ मैं, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको बोला था कि जो ये वाला पार्ट है एक्सॉन हिलोक वाला पार्ट, एक्सॉन हिलोक वाले पार्ट में बहुत सारे क्या होते हैं, सोडियम चैनल लगे होते हैं। एक्चुअल में होता है क्या कि यहाँ पे लगे होते हैं रिसेप्टर। सुनो जी, आ गया तुम्हारा डाउट, क्या नाम है, हर्ष। यहाँ पे बहुत सारे रिसेप्टर लगे होते हैं दुनिया भर के, अलग अलग स्टिमुलाई को रिसीव करने के लिए अलग अलग रिसेप्टर होते हैं। पता है हम लोगों के अंदर बहुत टाइप के रिसेप्टर है, बहुत सारे, सिग्मो रिसेप्टर, थर्मो रिसेप्टर, वाइब्रो रिसेप्टर, टच रिसेप्टर, पेन रिसेप्टर, बहुत प्रकार के स्टिमुलस को रिसीव करने के लिए रिसेप्टर लगे होते हैं डेंड्राइट्स पे, बहुत ब्रांच होता है उसका, ठीक है। तो अगर स्टिमुलस मिला तो उस स्टिमुलस को रिसीव कौन करता है भाई साहब, यही रिसीव करता है जो रिसेप्टर है। तो वो स्टिमुलस कौन रिसीव किया भाई साहब, डेंड्राइट्स। और वो डेंड्राइट्स उस स्टिमुलस को तुरंत सेंड करता है उसके बगल में जो कौन है, डेंड्रॉन। और डेंड्रॉन पे यहाँ पे कई सारे लगे हुए हैं क्या, आयन चैनल। तो उसकी वजह से क्या होता है, आयन का एंट्री होता है इस न्यूरीप्लाज्म के अंदर, और वो होते हैं पॉजिटिव आयन। आगे बताएंगे वो कौन है, Na+ होता है ज्यादातर, फिर आगे बताएंगे पॉजिटिव आयन होता है, बस इतना ध्यान रखिए। तो अगर पॉजिटिव आयन अंदर आ रहा है तो कंपैरेटिवली अंदर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा और बाहर नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा, और चार्ज के डिफरेंस की वजह से होता है क्रिएट पोटेंशियल, और पोटेंशियल से डेवलप होता है करंट। और करंट होता है दो प्रकार का, एक होता है जो डिस्टेंस और टाइम के साथ वेरी करता है, और एक वो होता है जो डिस्टेंस और टाइम के साथ वेरी नहीं करता है। आप फिजिक्स में पढ़ते हो अल्टरनेटिव करंट, और एक पढ़ते हो नॉर्मली करंट, जिसको आप डीसी बोलते हो, डायरेक्ट करंट। जो अलग अलग चैप्टर पढ़ते हो ना, अल्टर एसी छोटा सा चैप्टर है वो, और एक पढ़ते हो इलेक्ट्रिसिटी जिसमें लंबा सा पूरा चैप्टर पढ़ते हो। तो आप ये वाला चैप्टर जो पढ़ते हो इसमें करंट वेरी नहीं करता टाइम के साथ, गौर कियो, टाइम के साथ वेरी नहीं करता। लेकिन अल्टरनेटिव करंट जब पढ़ते हो तो टाइम के साथ वेरी करता है, टाइम और डिस्टेंस के साथ। हम लोग उसमें नहीं घुसेंगे, हम कह रहे हैं जो टाइम के साथ जो करंट वेरी करता है उसको मैं बोल रहा हूँ ग्रेडेड पोटेंशियल। टाइम और डिस्टेंस के साथ ये वेरी करता है, और जो टाइम और डिस्टेंस के साथ वेरी नहीं करता है करंट, उसको बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल का दूसरा नाम है नर्व इंपल्स, ठीक है। ये दोनों एक ही चीज है, एक्शन पोटेंशियल, नर्व इंपल्स। तो ये टाइम और डिस्टेंस के साथ वेरिंग करंट मतलब कांस्टेंट करंट नहीं है, वेरिंग करंट है। और ये टाइम और डिस्टेंस के साथ वेरिंग नहीं है, मतलब ये कांस्टेंट करंट है। अब ये दोनों करंट बनता है, करंट तो हमेशा पोटेंशियल से ही बनता है, और पोटेंशियल तो तब क्रिएट होता है जब चार्ज का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है किसी भी सरफेस के अक्रॉस। तो यहाँ पे हुआ क्या, आपने दिया किसी भी प्रकार का रिसेप्टर मतलब स्टिमुलस, स्टिमुलस को रिसीव किया रिसेप्टर ने, और उसने भेजा किसको, डेंड्रॉन को। डेंड्रॉन पर उसी स्टिमुलस की वजह से आयन चैनल के थ्रू आयन का एंट्री हुआ, चार्ज का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट हुआ, पोटेंशियल डेवलप हुआ, चार्ज क्रिएट हुआ, और वहां पर क्या हुआ, एक तरीके का करंट बना, और वो करंट था ग्रेडेड पोटेंशियल। हर डेंड्रॉन ने यहाँ पर ग्रेडेड पोटेंशियल बनाया है, क्योंकि स्टिमुलस तो सभी ने रिसीव किया होगा ना, ग्रेडेड पोटेंशियल बनाया है। अब ये ग्रेडेड पोटेंशियल को ये डेंड्रॉन वाला पार्ट टुवार्ड्स द न्यूक्लियस आगे भेज रहा है। तो ये कंडक्शन है सेंट्रीपिटल। क्या है, सेंट्रीपिटल कंडक्शन है, जो किसने दिखाया, डेंड्रॉन वाले पार्ट में। अब जब वो सारे करंट ग्रेडेड पोटेंशियल ये टाइम के साथ घटते जा रहे, जैसे यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ ना करंट, यहाँ आते आते उसकी इंटेंसिटी मतलब करंट की जो भी वैल्यू है, जो भी आप निकालते हो, वो सब घट रही होगी। मैंने बोला ना टाइम और डिस्टेंस साथ वेरिंग करंट है। जब सारे ग्रेडेड पोटेंशियल पहुंचे एक्सॉन हिलॉक वाले पोर्शन में यहाँ पर, तो करंट किसकी वजह से आता है, चार्ज की वजह से ना आता है। तो जब वो सारे आयन यहाँ पहुंचे, चार्ज कौन, आयन ही क्रिएट करता है ना, जब वो सारे आयन यहाँ पहुंचे तो वही आयन जिम्मेवार थे यहाँ पे जो बहुत सारा क्या था, सोडियम चैनल उसको खुलवाने के लिए, पहले से वो बंद थे। तो जब वो सारे आयन यहाँ पहुंचे ग्रेडेड पोटेंशियल के फॉर्म में, करंट के फॉर्म में, तो यहाँ के सारे सोडियम चैनल खुल गए, अचानक से सारे खुल गए, और ह्यूज अमाउंट ऑफ सोडियम एंटर कर गया अंदर। ये बात आगे भी आपको बताऊं, कहाँ पे, एक्सॉन हिलॉक वाले पार्ट। और इतना एंटर किया Na+ कि यहाँ पे एक करंट नया बना जिसका नाम था एक्शन पोटेंशियल। और मैंने कहा ये करंट कहाँ बना, एक्सॉन हिलॉक पर। और ये करंट अब यहाँ से कैसा होता है, टाइम एंड डिस्टेंस इंडिपेंडेंट करंट। और अब यहाँ से ये करंट मूव करते हुए टीलोडेंड्रिया तक जाएगा, एंड तक, और वहां जाके उस करंट का क्या काम है वो बात मैं आपको आगे बता दूंगा, ठीक है। तो कुल मिला के करंट का कंडक्शन हुआ एक्सॉन वाले पार्ट में, ये हुआ अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस,
और इस कंडक्शन को आप बोलेंगे सेंट्रीफ्यूगल। तो सेंट्रीफ्यूगल कंडक्शन होता है एक्शन पोटेंशियल का, और सेंट्रीपिटल कंडक्शन होता है ग्रेडेड पोटेंशियल का। ये ग्रेडेड पोटेंशियल चला था डेंड्रॉन से, वहीं पर बना था, पहुंचा एक्सॉन हिलॉक पर। ये जो एक्शन पोटेंशियल है ये बना था एक्सॉन हिलॉक पर, और ये पहुंच गया टिलोडेंड्रिया पर। वहां जाके इसका क्या काम है ये बात आपको आगे पता चलेगा। बोले जी हर्ष, आपका डाउट क्लियर हुआ? तो हो गया। सर फर्स्ट Yes, sir, एक्शन अब हो पोटेंशियल गया। बनेगा। एक समय पे एक आदमी जिसका नाम बोलेंगे वही। हाँ बोलो हर्ष। यस सर, अब क्लियर है। हाँ हाँ, अब बोलो कौन बोल रहे थे गर्ल्स में? सर एक्शन पोटेंशियल फर्स्ट बनता है, एक्शन पोटेंशियल बाद में ग्रेडेड पोटेंशियल बनता है। फिर से बोलना। ग्रेडेड पोटेंशियल और एक्शन पोटेंशियल में हमको दिक्कत है। क्या दिक्कत है बोलोगे तब तो। पहले एक्शन पोटेंशियल बनता है फिर ग्रेडेड पोटेंशियल बनता है। नहीं, पहले ग्रेडेड पोटेंशियल बन रहा है तब एक्शन पोटेंशियल बन रहा है। ऐसा किसने पढ़ा है कि पहले एक्शन पोटेंशियल बनता है? नहीं। किसी ने पढ़ा है ऐसा क्या? नो सर। हाँ, तो फिर दिक्कत क्या है? पहले ग्रेडेड पोटेंशियल बनता है, ठीक है, और तब एक्शन पोटेंशियल बनता है। बिना ग्रेडेड पोटेंशियल के एक्शन पोटेंशियल बन ही नहीं सकता है, ठीक है। और ग्रेडेड पोटेंशियल टाइम और डिस्टेंस डिपेंडेंट है, होके भी कोई दिक्कत नहीं है, छोटा सा तो डिस्टेंस उसको ट्रेवल करना है। एक तरीके का वो करंट बस एक्शन पोटेंशियल के बनने के लिए स्टिमुलस है, एक तरीके का, समझ में आया? वो एक्शन पोटेंशियल के बनने के लिए एक तरीके से ग्रेडेड पोटेंशियल स्टिमुलस की तरह एक्ट कर रहा है। पहले जीपी बनेगा तब जाके एपी बनेगा। हाँ, अब बता रहा हूँ इस एपी का क्या काम है। ये एपी जब यहाँ पहुंचेगा ना, तो यहाँ जो बैग था ना, कल जो बताए थे बैग, जिसके अंदर सिनेप्टिक वेसिकल है, जो बैग उसके अंदर एसिटाइलकोलिन भरा हुआ है, तो जब वो करंट आता है ना, तो वो करंट जब यहाँ पहुंचता है कहाँ, टिलोडेंड्रा पर, तो उस करंट की वजह से यहाँ पर होता है कैल्शियम गेट, कैल्शियम आयन का गेट। तो उस करंट की वजह से कैल्शियम का गेट ओपन हो जाता है, कैल्शियम अगेन पॉजिटिव चार्ज, और वो कैल्शियम अंदर आता है, और वो कैल्शियम इस सिनेप्टिक वेसिकल के मेम्ब्रेन से बाउंड करता है, और बाउंड करके उसको मारता है धक्का, और धक्का मारने के बाद वो सिनेप्टिक वेसिकल आके जो सिनेप्टिक नोब का लास्ट पोर्शन उसे जाके टकरा जाता है। फिर से बोल रहा हूँ, एक्शन पोटेंशियल है, ये बात मैं आगे भी पढ़ाऊंगा, डोंट वरी। एक्शन पोटेंशियल आया, उसकी वजह से कैल्शियम +2 का एंट्री हुआ, और कैल्शियम +2 के एंट्री होने के बाद जो कैल्शियम +2 अंदर आया वो बाइंड कर गया सिनेप्टिक वेसिकल के सरफेस से, और सिनेप्टिक वेसिकल को हाई वेलोसिटी मिला इधर टुवर्ड्स द एंड ऑफ सिनेप्टिक नोब, और सिनेप्टिक नोब के अंतिम वाले मेम्ब्रेन से जाके टकराया जोर से, कौन, सिनेप्टिक वेसिकल, और सिनेप्टिक वेसिकल भी फटा, और सिनेप्टिक नोब का मेम्ब्रेन भी फटा, और उससे क्या चुने लगा, क्या चुने लगा, उससे क्या बढ़ा था, उसमें एसिटाइलकोलिन, क्या चुने लगा, एसिटाइलकोलिन। अब ये एसिटाइलकोलिन आगे किस पे जाएगा वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे। हो सकता है आगे मसल फाइबर हो, और हो सकता है आगे कोई अगला न्यूरॉन हो। अगला न्यूरॉन होगा तो उसके पास डेंड्राइट्स पर रिसेप्टर होगा, और उस रिसेप्टर पर जाके बाइंड करेगा एसिटाइलकोलिन, और ये सेम फिनोमेना रिपीट हो जाएगी। कितनों को समझ में आया? अगर आगे न्यूरॉन रहा तो, अगर आगे न्यूरॉन नहीं रहा तो आगे मसल फाइबर रहेगा, आगे मसल फाइबर रहेगा, और मसल फाइबर में भी सेम कान होने वाला है। एसिटाइलकोलिन चुएगा यहाँ से, और एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर के साथ जाके बाइंड होगा, और इस पे पूरा करंट फैल जाएगा, और मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा। ये बात मैं आपको आगे बताऊंगा। तो कुल मिला के मैंने आपको पूरा न्यूरॉन एक तरीके से फिर से रिवाइज करा दिया एनसीईआरटी का डायग्राम में। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ना माइलिन शीथ वाली बातों को लेकर, ना ही एक्शन और ग्रेडेड पोटेंशियल वाली बातों को लेकर। अब बोले सभी को बात क्लियर है? अभी भी किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, मैं दे रहा हूँ फ्रीडम, क्योंकि सब बात आगे काम आएगा। नवीन, एनी डाउट? नवीन? नो सर। हर्ष? नो सर। ज्योति? सर हाँ। एनसीईआरटी में कुछ मल्टीपोलर और फिर यूनिपोलर ऐसे करके बीच में वो दिया हम था, बता देंगे जिसमें अभी, पढ़ने वो हम बता देंगे अभी, अभी पढ़ाएंगे, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन नहीं पढ़ाएंगे। और कोई डाउट? नो सर। हर्ष? नो सर। रिभा? नो सर। रिभा, तुम हमसे नर्वस सिस्टम पढ़े थे क्या वहां पे? नो सर। तो तुम हमसे वहां पढ़े क्या कहते? पढ़े ट्रांसपोर्टेशन थे और एंडोक्राइन शायद थोड़ा बहुत पढ़े थे। लेट से आए थे, है ना? ये सर आई ईयर भी लगता है पढ़े थे आपसे। आई ईयर पढ़े होगे तो इतना समझ में नहीं आया होगा, बिना नर्वस सिस्टम के आई ईयर समझ में नहीं आता, भले रट लो फट लो, थोड़ा वो समझ में आया होगा, ज्यादा समझ में आया होगा। चलो शिवानंद, एनी डाउट?
नो सर। सुमन, एनी डाउट? नो सर। अब आप लोगों को कोई इंटरेस्टिंग बात बताऊं? यहाँ रिसेप्टर है ना जी। कई बार किसी किसी न्यूरॉन में ये चीजें नहीं होती है। क्या? ये वाला पार्ट नहीं होता है। किसी किसी न्यूरॉन में ये चीज नहीं होती है। किसी किसी न्यूरॉन में ऐसा होता है जो जिसमें ये नहीं होता। ठीक है, तो जिसमें क्या नहीं है बोलो जल्दी से, क्या मैंने मिटाया जल्दी बोलो, क्या नहीं है? डेंड्राइट्स नहीं है। डेंड्रॉन है ना जी, तो डेंड्रॉन के किनारे पे ही रिसेप्टर पाया जाता है और वही स्टिमुलस को रिसीव करता है। इन लोगों को समझ में आ गया मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? कुछ न्यूरॉन ऐसे होते हैं जिसमें डेंड्राइट्स नहीं होते हैं, वहां पे यही डेंड्रॉन ही क्या करता है, आपका ये बनाता है। ठीक है, और बता रहा हूँ, कुछ मतलब डेंड्रॉन ही स्टिमुलस को रिसीव कर लेता है, रिसेप्टर उसी के पास है। कुछ न्यूरॉन तो ऐसे होते हैं जिसके पास डेंड्रॉन भी नहीं होता है, जिसके पास डेंड्रॉन डेंड्राइट्स दोनों ही नहीं होते हैं, जिसके पास डेंड्रॉन डेंड्राइट्स दोनों ही नहीं होते हैं। कुछ न्यूरॉन ऐसे भी होते हैं, तो जिसके पास दोनों ही नहीं है, डेंड्रॉन डेंड्राइट्स दोनों नहीं है, तो ये क्या है, केवल साइटोन है। अरे साइटोन तो है ना जी, तो जो साइटोन है इसी पे लगे होते हैं डायरेक्ट क्या, रिसेप्टर। लेकिन ऐसा न्यूरॉन बहुत कम पाया जाता है, ऐसा न्यूरॉन बहुत कम पाया जाता है। तो साइटोन पर रिसेप्टर लगा है, वही स्टिमुलस को रिसीव कर लेता है। और बताऊं ऐसा कब मिलता है? जब आप माँ की पेट में थे, माँ की पेट में नहीं यूट्रस में थे, तब दुनिया आपको फिटस के नाम से जानती थी। उस टाइम जो आपका नर्वस सिस्टम बन रहा था, उस टाइम आपके नर्वस सिस्टम के अंदर ऐसे ही न्यूरॉन थे जिस टाइम डेंड्रॉन डेंड्राइट्स डेवलप नहीं किया था। तो साइटोन पर ही स्टिमुलस था, मतलब साइटोन पर ही रिसेप्टर था, वही स्टिमुलस को रिसीव करता था। तो बस मैं इतना कहना चाह रहा हूँ, जहां डेंड्राइट्स है वहां डेंड्राइट्स पर रिसेप्टर डेवलप हुआ, जहां डेंड्रॉन है केवल डेंड्राइट्स नहीं है वहां डेंड्रॉन पर रिसेप्टर हुआ, और जहां डेंड्रॉन डेंड्राइट्स दोनों ही नहीं है वहां पर रिसेप्टर साइटोन पर है। लेकिन कभी भी ऐसा कोई न्यूरॉन हो ही नहीं सकता कि साइटोन ही ना हो। ठीक है, समझ रहे हो? बिना न्यूक्लियस के सेल होगा क्या? वो भी यूकेरियोट्स का न्यूरॉन तो नहीं ऐसा। तो कुल मिला के मैं बस आपको इतना बताना चाह रहा हूँ कि जो ऐसे न्यूरॉन जिसके अंदर, हाँ आपको इस कहानी से ये भी शिक्षा मिली होगी, क्या एक्सॉन पर कभी कोई रिसेप्टर है? बोलो, एक्सॉन पर कोई रिसेप्टर है क्या? कहीं बताया मैंने क्या? स्टिमुलस को रिसीव करने वाला। तो एक्सॉन कभी भी स्टिमुलस रिसीव नहीं कर सकता। एक्सॉन केवल इलेक्ट्रिक करंट का कंडक्शन कर सकता है, इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मेशन कर सकता है, एक्शन पोटेंशियल का। स्टिमुलस कभी भी एक्सॉन रिसीव नहीं करता है। कितनों को मेरी बात पल्ले पड़ गई? हाथ करके जल्दी से, जल्दी से। एक्सॉन कभी भी स्टिमुलस रिसीव नहीं करता क्योंकि उसके पास रिसेप्टर नहीं होते हैं। प्रैक्टिकली बताता हूँ, कितने लोग हैं जो घर में खूब कुटाए हैं, खूब पिटाए हैं पिताजी से, माताजी से। अगर माताजी पिताजी से नहीं कुटाए हैं तो स्कूल के दोस्तों से कुटाए हैं, लेकिन मार खाए हैं भरपेट। कितने लोग हैं? लीजिए, मैंने भी हाथ खड़ा किया, मैं तो दोनों हाथ खड़ा कर देता हूँ, पैर भी खड़ा कर दूं मैं तो। मैं जितना कुटाया हूं ना, आप लोगों में से कोई नहीं कुटाया होगा इतना। मैटर कुछ भी हो, कुटाना हमें ही है। हमसे रिलेटेड मैटर हो ना, वो कुटाना हम ही को है। घर में जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनका यही हाल होता है। उनका तो आधा जिंदगी ना कुटाने में निकल जाता है, और फिर बची खुची आधा जिंदगी ये सोचने में निकल जाता है कि आखिर हम कुटाते क्यों थे। रीजन नहीं समझ में आता है। जब बाद में होश आता है बचपन के बाद, तो रीजन ढूंढने लगते हैं कि बचपन में इतना मार खाए तो खाए क्यों। रीजन समझे में नहीं आता है। पूरे घर में घोषित कर दिया जाता है सबसे बदमाश है। फिर जब बड़ा होने के बाद रीजन ढूंढते हैं कि हम बदमाशी क्या करते थे, तो रीजने नहीं मिलता है। तो ऐसे जो भी लोग हैं जो खूब कुटाए हैं, ठीक है, एग्जाम्पल मैं रिलेट कर रहा हूँ। कई बार ऐसा हुआ होगा, आपको बैठा दिया गया होगा और बोल दिया होगा हिलना नहीं है, ठीक है, हाथ निकालो, ठीक है, और मारेंगे, ठीक है, स्कूल वाले टीचर या घर में कोई भी, ठीक है, लगातार दनादन 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 डंडा मिल रहा है। कई बार ऐसा फील कभी हुआ कि डंडा तो पड़ा लेकिन दर्द नहीं हुआ यार? कितने लोगों को ऐसा फील हुआ? हाथ खड़ा कीजिए। कई बार ऐसा हुआ कि डंडा पड़ा जोर से, बहुत जोर से डंडा मारा सामने वाला, लेकिन दर्द नहीं हुआ। मेरे साथ तो ऐसा खूब हुआ है, ठीक है। और ऐसा जब होता था ना, तब लगता था चलो यार ये चीजें थोड़ा हेल्पफुल है हम लोगों के लिए। तो अब बताते हैं वो होता कैसे था। कई बार ऐसा हुआ है कि भाई मारा डंडा बहुत जोर से सामने वाले ने, लेकिन हमें दर्द ही नहीं हुआ। अब बताते हैं, दर्द तो तब होगा ना जब हम स्टिमुलाई को रिसीव करेंगे।
कई बार क्या हुआ, देखिए होता क्या है कि अभी यहां से ये स्टिमुलस मिला था, उस स्टिमुलस से करंट बना था, आगे करंट जाता, फाइनली ब्रेन के पास पहुंचता और ब्रेन बोलता कि ये दर्द है। जब तक एक स्टिमुलस का एनालिसिस कंप्लीट नहीं हुआ, सामने वाले ने अगला स्टिमुलस दे दिया, डेंड्रॉन रिसीव नहीं करता, डेंड्राइट्स भी रिसीव नहीं करता है। ये बात जान लीजिए। तो अगर किसी को आप बहुत तेजी गति में मार रहे हैं तो कई बार उसको दर्द का एहसास नहीं होता है। कारण ये है कि जो टाइम पीरियड होता है कि इतने देर में एनालिसिस होना है इस इम्पल्स का, वो टाइम पीरियड अभी कंप्लीट हुआ नहीं था, आपने अगला स्टिमुलस दे दिया, रिसीव नहीं होता है। एक कारण तो ये हुआ, ठीक है, एक कारण तो ये हुआ कि दर्द नहीं हुआ। एक कारण ये भी होता है, सामने वाले ने दनादन 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 दे रहा है, कभी इधर मार रहा है, कभी उधर मार रहा है, कभी इधर मार रहा है, तुम छुप रहे हो। कई बार क्या हुआ, हाथ में मारा चोट लगा, इधर मारा चोट नहीं लगा। ऐसा नहीं कि वो जोर से नहीं मारा, मारा था। हुआ क्या, वहां पर जो भी ऑर्गन पर स्टिमुलस दिया गया वो स्टिमुलस पहुंचा एक्सोन के पास, इस पोर्शन पे स्टिमुलस पहुंच ही नहीं पाया, लगा ही नहीं स्टिमुलस वहां। स्टिमुलस पहुंचा एक्सोन के पास। बोलो एक्सोन स्टिमुलस रिसीव करेगा? कभी करेगा एक्सोन स्टिमुलस रिसीव? रिसेप्टर ही नहीं है, इसलिए भी दर्द का एहसास नहीं हुआ। कितने लोग समझ गए वो कहानी कैसे आती थी लाइफ में? ठीक है, तो ये बात मैंने आपको बता दी है, सब बात नोट्स में लिखने की जरूरत नहीं है, ये सब बात मैं आपको थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा हूँ ताकि आप मतलब कुछ चीजों को कोरिलेट कर पाए। ठीक है, चलिए इस मीटिंग का समय समाप्त हुआ, अगले मीटिंग में मिलते हैं और हम अब चीजों को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, मैंने न्यूरॉन को एक बार अच्छे से रिवाइज करा दिया। चलिए अगले मीटिंग में मिलते हैं, फिर सर। बातों को आगे बढ़ाते हैं। हाँ बोलिए, टाइम कम है वैसे, जल्दी बोलिए। सर जब डेंड्रॉन रहेगा नहीं तो फिर सर डेंड्राइट आएगा कहाँ से? डेंड्राइट्स नहीं, डेंड्राइट्स नहीं है, डेंड्रॉन है, ऐसा होता है। डेंड्रॉन नहीं है तो डेंड्राइट्स कहाँ से आएगा? समझ आ रहा है? डेंड्राइट्स नहीं है, Yes. डेंड्रॉन रह सकता है। ठीक है, और अगर डेंड्रॉन सर जब डेंड्राइट्स, डेंड्राइट्स नहीं रहता है तो फिर डेंड्रॉन पे रिसेप्टर हाँ आएगा। डेंड्रॉन पे रिसेप्टर रहता है, और अगर डेंड्रॉन भी नहीं है तो साइटोन पे आ जाता है। ठीक है, अभी बढ़ेंगे हम, टाइप्स ऑफ Yes. न्यूरॉन में भी बात देखेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले मीटिंग में।